संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये जमोरिन कौन था? ये जमोरिन जो कालीकट है, केरल वर्तमान का कालीकट जो है वहां का शासक था, और जमोरिन इसने टाइटल उपाधि धारण कर रखी थी। और इस जमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया था। जब वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था, क्योंकि सबसे पहले कालीकट ही पहुंचा था वास्को डिगामा, तो जमोरिन ने उसका बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया था। कृष्णदेवराय रिजेक्टेड द ट्रीटी अगेंस्ट जमोरिन ऑफ कालीकट। ट्रीटी या प्रपोजल। डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा की थी इन्होंने कृष्णदेवराय के समय। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा ने किस समय विजयनगर की यात्रा की थी? जब कृष्णदेवराय का शासन चल रहा था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कृष्णदेवराय को। तो कृष्णदेवराय क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है जब शासन कर रहा था कृष्णदेवराय, इस वाले टाइम ड्यूरेशन को। इसके अलावा इसके पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। बहमनी शासक जो थे वो इस समय में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं थे, और बहमनी साम्राज्य टूट भी चुका था। हम बात कर रहे हैं कि 1509 से लेकर के 1530 तक था कृष्णदेवराय, और बहमनी जो था वो 1489 में ही टूटना शुरू हो गया था। 1489 से ही धीरे धीरे बीदर, बरार, अहमदनगर ये सब अलग होते जा रहे थे, और 1512 तक तो बिल्कुल बिखर चुका था कंप्लीटली बहमनी साम्राज्य। ठीक है, वो अभी बहमनी को पढ़ते समय देखेंगे सॉरी। और हम बात कर रहे हैं 1510 ईस्वी की, है ना। इसमें गोवा को पुर्तगालियों ने छीन लिया था। कृष्णदेवराय ने कालीकट के जो वहां का शासक था, हिंदू शासक था ये, और जमोरिन इसने उपाधि धारण कर रखी थी। इसके विरुद्ध जो संधि थी उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली तो कंप्लीटली अपना फायदा देख रहे थे। तो कृष्णदेवराय ऐसे भी क्यों सबसे शत्रुता मोल लेता कि भाई सिर्फ पुर्तगालियों का भला हो सके, है ना, उनको व्यापार में सहूलियत मिल सके। तो इस कृष्णदेवराय ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को मना कर दिया, जो कि जमोरिन के विरुद्ध थी। जमोरिन के डोमिंगो पायस और बारबोसा इन दोनों ने विजयनगर की यात्रा की थी कृष्णदेवराय के समय, और तेलुगु भाषा के लिए ये स्वर्णिम काल कहा जाता है, कृष्णदेवराय का शासनकाल। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे, और इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 विद्वान अष्टदिग्गज, जैसे अकबर के समय में हम 9 रत्न पढ़ते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो ठीक इसी तरह से 8 विद्वान, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने राजनीति एवं प्रशासन पर आमुक्त माल्यद, जब कोई रचना शासक ने स्वयं की है तो वो तो हमें रटी हुई होनी चाहिए, तो आमुक्त माल्यद संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की थी। तो आमुक्त माल्यद, जाम्बवती कल्याणम और इसके अलावा उषा परिणय ये रचनाएं की थी कृष्णदेवराय ने स्वयं ने। ये स्वयं भी विद्वान था। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने निर्माण कार्य क्या करवाए थे? हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और चिदम्बरम मंदिर, इनका निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने। तो कृष्णदेवराय वो शासक है जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कृष्णदेवराय के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। कृष्णदेवराय के बाद में शासक बना था अच्युत देवराय 1529 से 1542 ईस्वी, और इसके शासनकाल में जैसे कृष्णदेवराय के शासनकाल में बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे, वैसे ही इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। और अच्युत देवराय के बाद में शासक बना था सदाशिव राय। ये शक्तिशाली शासक नहीं था तुलु वंश का, तो तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेवराय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक ये शासक था, लेकिन इसके समय में वास्तविक शासक राम राय बना हुआ था। और ये राम राय जो है, और ये बात चल रही है 1542 से 1570, यानी जो बहमनी साम्राज्य था वो पूरी तरह से टूट चुका था, और वहां पे 5 राज्य जो स्वतंत्र होकर के बन गए थे वो कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा और बीजापुर। और इन्हीं पांचों को आपस में ये राम राय जो है ये लड़वाता रहता था, इन्हीं पांचों राज्यों को। और ये क्या कहता था कि मैं इस तरह से दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन कर रहा हूं, यानी इन पांचों को लड़वाता रहता था। ये पांचों ताकि विजयनगर की तरफ ना बढ़ सकें, ये आपस में ही लड़ते रहें, और इस तरह से ये कहता था कि मैं शक्ति संतुलन कर रहा हूं दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, तो ये राम राय बदमाश भी था, लेकिन ये इसके समय में वास्तविक शासक था, सदाशिव राय के समय में। लेकिन हमें शासक का भी नाम ध्यान रखना है,
क्योंकि इसी के समय में अभी हम युद्ध देखने जा रहे हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1565 के अंदर कृष्णा नदी के तट पर तालीकोटा या इसे राक्षस तंगड़ी या बनी हट्टी की लड़ाई कहते हैं। ये तीनों में से कोई भी नाम दिया हुआ मिल सकता है, आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा वैसे तालीकोटा मिलता है। तालीकोटा राक्षस तंगड़ी बनी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को पराजय मिली थी। क्यों मिली थी पराजय? क्योंकि आप एक बात देखिए कि ये सदाशिव राय शासन कर रहा था 1542 से 1570 ईस्वी। बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से टूट चुका था। इन बहमनी के जो स्वतंत्र हुए राज्य थे, इन पांचों ने मिल करके विजयनगर के विरुद्ध अभियान किया था। और ऊपर से जो सदाशिव राय था, ये स्वयं को योग्य शासक ही नहीं था। तो आप सोचिए कि राम राय तो युद्ध करते हुए ही मारा गया था। इसी बन्नीहट्टी की लड़ाई में, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में राम राय तो मारा गया था, और सदाशिव राय जो था वो मरा नहीं था, लेकिन ये तो योग्य भी नहीं था, और इसके बाद तो इसकी शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो अंतिम शासक तुलु वंश का था सदाशिव राय, ये आपको ध्यान रखना है। वीर नरसिंह है, पहला शासक था तुलु डायनेस्टी का। दो ही डायनेस्टी विजयनगर में इंपॉर्टेंट है, एक संगम डायनेस्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तुलु डायनेस्टी जो अभी हमने कंप्लीट की है। राम राय इस युद्ध में मारा गया। क्यों? क्योंकि बहमनी के जो टूट करके 5 राज्य बने थे, वो पांचों ही इसके खिलाफ हो गए थे। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के रूप में एक्सेप्शन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो बरार जो था, बरार ने इन पांचों में भाग नहीं लिया था। देखिए बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इसमें बरार शामिल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बरार का 36 का आंकड़ा रहता था गोलकुंडा से, तो इस वजह से बरार ने अपनी सेना नहीं भेजी थी, बरार शामिल इसमें नहीं हुआ था। इसमें पूछा क्या जा सकता है कि इस समय में विजयनगर का शासक कौन था? तो वो था तुलु वंश का सदाशिव राय। ठीक है, और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था इस तालीकोटा के युद्ध का? तो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने सेना का नेतृत्व किया था। और इसकी सेना में बीजापुर से, क्योंकि ये स्वयं भी बीजापुर का था, इसके अलावा गोलकुंडा से, अहमदनगर से और बीदर से, यहाँ से भी सेनाएं गई थी। यानी इन सबकी संयुक्त सेना थी, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था बीजापुर का शासक अली आदिल शाह। ठीक है, राम राय मारा गया था इसके अंदर। इसके बाद राम राय तो मारा गया, लेकिन और सदाशिव राय योग्य शासक नहीं था, तो इसीलिए अब तुलु डायनेस्टी का अंत और एक नई डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आ रही है, अराविडु डायनेस्टी। देखिए राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव राय को हटा कर क्या, इसने कोई युद्ध तो किया ही नहीं था, हटा करके अराविडु वंश की स्थापना की थी, अराविडु वंश की स्थापना। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पेनुगोंडा को। ठीक है, अराविडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने स्पेन के राजा फिलिप III को पत्र लिखकर ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस समय में किस तरह से ईसाई मिशनरी जो थे वो भारत आना शुरू हो गए थे। पुर्तगाली भारत में अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे थे, वो धीरे धीरे पैर भारत में अपने जमाते जा रहे थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई अराविडो वंश का जो ये शासक था वेंकट द्वितीय, इसने स्पेन के राजा फिलिप III को एक पत्र लिख करके कहा कि आप ईसाई पादरियों को भारत में भेजिए, आमंत्रित किया था। इसके अलावा 1612, अब ध्यान क्या रखना है कि अंतिम वंश विजयनगर साम्राज्य में अंतिम जो वंश था ये अराविडु वंश था, लेकिन ये पूरी डायनेस्टी, इसके जो शासक थे वो बिल्कुल भी शक्तिशाली शासक नहीं थे। तो कहा जाता है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था, और बहमनी साम्राज्य का पतन ऑलरेडी हो करके 5 नए अलग स्वतंत्र राज्य बन गए थे। ठीक है, वो अभी हम बहमनी को पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएंगे। 1565 तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया था, लेकिन 1570 से 1650 ये अराविडु वंश ने एक तरह से नाम मात्र का शासन किया था। जैसे सैयद और लोदी डायनेस्टी उतनी पावरफुल डायनेस्टी नहीं रही थी, उनका साम्राज्य उतना ज़्यादा बड़ी टेरिटरी नहीं था, साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया था। तो आप सोचिए कि वो उतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है जितनी खिलजी और तुगलक डायनेस्टी है, गुलाम डायनेस्टी है ना। तो ठीक उसी तरह से अराविडु वंश कोई योग्य शासक नहीं थे इसके, और इसने बहुत ही 1570 से 1650 बहुत नाम मात्र का शासन इन्होंने किया था, लगभग 80 ईयर्स के आसपास। तो एक्चुअल में पावर खत्म हो गई थी तालीकोटा के युद्ध के बाद। यदि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की शक्ति का पतन हो गया था, वहां के जो साम्राज्य था वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा था।
1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई और ये वही मैसूर है। विजयनगर जब टूटा, इसका विघटन हुआ, तो एक तो मैसूर और इसके अलावा मदुरा और तंजौर ये वाले स्टेट बने थे, राज्य बने थे, स्वतंत्र राज्य। और इसी मैसूर में आगे चल करके हम पढ़ते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान को, है ना, हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान। अब देखिए अराविडु वंश का अंतिम शासक, अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था, जो विजयनगर का भी अंतिम शासक था। अब पहला और अंतिम शासक तो हमें पता होना ही चाहिए, अराविडु वंश का भी सारी चारों ही डायनेस्टी के फर्स्ट और लास्ट रूलर हमें पता होने चाहिए। तो रंग तृतीय था। विजयनगर के पतन के बाद तंजौर, मैसूर, मदुरा ये स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो जब भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का विघटन होता था तो ये हमेशा से हमें देखने में आता है कि उसके बाद छोटे छोटे नए स्वतंत्र राज्य बन करके उभरते थे, है ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ से विजयनगर का पतन हो गया था। बहमनी राज्य ये 1347 है, 1347 ईस्वी में, और 1347 से